गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में अपन ने देखा था कि जो वेल स्टिमुलेशन टेक्निक्स है उसमें अपन ने देखा था एज मैट्रिक एसिडाइजेशन एंड एसिड फ्लक्सिंग और उसके डिजाइनिंग के बारे में देखा था कि उसकी डिजाइनिंग में अपन कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट अपना है वेल स्टिमुलेशन टेक्निक्स है वो है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग है उसका डिजाइनिंग कैसे करते हैं, उसकी फ्रैक्चर की जो ज्योमेट्री कैसी होगी और उसके लिए कौन सा मॉडल अपन कब यूज करेंगे। ठीक है, देन उसके अलावा उसकी डिजाइनिंग में कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे और ये जनरली कहाँ पे यूज होती है। ठीक है, तो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग बेसिकली क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग इज अ वेल स्टिमुलेशन टेक्निक that is the most suitable to the wells in low and moderate permeability reservoir। ठीक है, तो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग वेल स्टिमुलेशन टेक्निक ही एक टाइप की वेल स्टिमुलेशन टेक्निक है जो जनरली मोस्टली कहाँ पे यूज करते हैं अपन जहाँ पे रिजर्वोयर है उसकी परमेबिलिटी लो टू मॉडरेट है और इवन आफ्टर मतलब जब अपन एसिडाइजिंग या एसिडाइजिंग जो भी टेक्निक्स है उनको अप्लाई कर दिया है उसके बाद भी अपन को कमर्शियल अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है उस पर्टिकुलर वेल से, देन अपन क्या करेंगे वहाँ पे हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करेंगे या फिर जब अपना वेल कंप्लीशन हो गया है और अपन देख रहे हैं तो वेल में से जितना कमर्शियल अमाउंट में अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपन को प्रोडक्शन मिल रहा है उतना प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, देन वहाँ पे क्या है कि उसकी रिजर्वोयर की परमेबिलिटी बहुत लो है इसलिए अपना रिजर्वोयर जो फ्लूइड है वो वेल बोर में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे अपन जनरली क्या करते हैं हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग यूज करते हैं और हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग में अपन क्या करेंगे फ्लूइड को इंजेक्ट करके फ्रैक्चर्स क्रिएट करेंगे और वहाँ पे परमेबिलिटी जनरेट करेंगे या जिसकी परमेबिलिटी कम है उसको वहाँ पे फ्लो चैनल्स या फ्रैक्चर्स प्रोवाइड करेंगे ताकि परमेबिलिटी थोड़ा इंक्रीज हो जाए। ठीक है, hydraulic fracturing jobs are carried out to a well site using heavy equipments। मतलब जो ये जनरली हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग होती है उसमें बहुत सारे इक्विपमेंट्स मतलब पूरा एक सेटअप होता है जिसको वेल साइट पे लाया जाता है देन हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो उनमें इक्विपमेंट्स में क्या क्या होगा, ट्रक माउंटेड पंप होंगे जो कि जो इंजेक्ट अपना फ्रैक्चरिंग फ्लूइड है उसको इंजेक्ट करने के लिए काम आएंगे। ठीक है, उसके अलावा ब्लेंडर्स होंगे जो कि ब्लेंडर्स होंगे या मिक्सचर्स होंगे जो फ्लूइड में कुछ चीजें अगर अपन को मिक्स करनी है प्रोपेंट वगैरह मिक्स करना है तो उसके लिए काम में आएगा। ठीक है, या फिर फ्लूइड के टैंक होंगे, उसके अलावा प्रोपेंट के टैंक होंगे। अब देखेंगे प्रोपेंट क्या होता है और कौन से प्रोपेंट को कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, जनरल अगर सेटअप की बात करेंगे तो ये आपका रिजर्वोयर रॉक है। ठीक है, ये आपका वेलबोर है। तो यहाँ पे इसने बोला कि इस सेटअप में यहाँ पे फ्रैक्चरिंग फ्लूइड जो अपन ने फिल करके रखा है उसका टैंक है, ये प्रोपेंट का टैंक है, ये आपका ब्लेंडर है जो इन दोनों को अगर मुझे फ्रैक्चरिंग फ्लूइड प्लस प्रोपेंट को मिक्स करना है ठीक है उसके लिए ब्लेंडर करने के लिए काम आएगा। देन आपका एक पंपर है जो इस फ्लूइड को पंप करने का काम करेगा। ठीक है, और ये जो आपका वेल है इसके अंदर यहाँ पे ये फ्रैक्शन क्रिएट करेगा ऐसे फ्लूइड जाके। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक सेटअप हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के लिए किसी भी वेल साइट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग होती है उसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो प्रोसीजर में बेसिकली क्या होता है कि इसमें दो स्टेज होती है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग की, एक होती है पैड स्टेज और दूसरी आपकी होती है सैलरी स्टेज। ठीक है, तो ये जो दो स्टेजेस होती है उसमें फर्स्ट स्टेज आपकी पैड स्टेज, इसमें क्या होता है फ्रैक्चरिंग फ्लूइड ओनली इज इंजेक्टेड इनटू द वेल टू ब्रेक डाउन द फॉर्मेशन एंड क्रिएट ए बेड। इसमें जनरली क्या होता है स्टेज में ओनली अपन फ्रैक्चरिंग फ्लूइड को इंजेक्ट करते हैं और उसको इंजेक्ट करके एक पैड क्रिएट करते हैं। ठीक है, जनरली अपन पैड किसको बोलेंगे, जनरली जो ये चीज है आपकी ये जो चीज क्रिएट हुई है उसको अपन बोलते हैं कि अपन एक पैड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ओनली वो फ्रैक्चरिंग फ्लूइड को इंजेक्ट करके ठीक है वो क्या करेगा ब्रेक डाउन करेगा फॉर्मेशन को। ठीक है, और उसके वहां पे एक पैड क्रिएट करेगा। द पैड इज क्रिएटेड बिकॉज़ द फ्रैक्चरिंग फ्लूइड इंजेक्शन रेट इज हायर देन द फ्लो रेट एट व्हिच द फ्लूइड कैन एस्केप इनटू द फॉर्मेशन। अब वो पैड क्यों क्रिएट हो रहा है ये बताया। ठीक है, पैड इसलिए क्रिएट हो रहा है कि जो फ्रैक्चरिंग फ्लूइड अपन इंजेक्ट कर रहे हैं उसकी इंजेक्शन रेट है वो ग्रेटर देन है किससे कि फ्लूइड अपना एस्केप करे फॉर्मेशन में उससे ज्यादा है। ठीक है, इसलिए वो एस्केप फ्लूइड एस्केप नहीं करके इधर उधर और वो एक पैड क्रिएट कर रहा है या एक फ्रैक्चर क्रिएट करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जैसी पैड है वो एक डिजायरेबल जिस साइज का अपन को चाहिए अगर उतना क्रिएट हो गया है तो आपकी नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट होती है वो होती है आपकी सैलरी स्टेज। ठीक है, अब ड्यूरिंग द सैलरी स्टेज इसमें क्या होता है द फ्रैक्चरिंग फ्लूइड इज मिक्स्ड विद
सैंड या प्रोपेंट। अब अपन क्या करते हैं कि जो ओनली फ्रैक्चरिंग फ्लूइड अपन ने पहले इंजेक्ट किया, उसके बाद अपन क्या करेंगे कि जो फ्रैक्चरिंग फ्लूइड है उसके साथ या तो अपन सैंड को मिक्स करेंगे या फिर सैंड से थोड़े बड़े होते हैं प्रोपेंट, तो उस प्रोपेंट को अपन मिक्स करेंगे, ठीक है। mixed in a blender and then mixture is injected into the pad या फिर जो भी फ्रैक्चर क्रिएट हुआ उसके अंदर। अब जो अपन ने पैड या फ्रैक्चर क्रिएट किया था उसके अंदर अपन क्या करेंगे कि एक फ्लूइड के साथ सैंड वगैरह या प्रोपेंट वगैरह मिक्स करके उसको इंजेक्ट करेंगे फ्रैक्चर के अंदर, ठीक है। उससे क्या होगा, आफ्टर फिलिंग द फ्रैक्चर विद सैंड और प्रोपेंट द फ्रैक्चरिंग जॉब इज ओवर एंड द पंप इज शट डाउन। अब ये प्रोपेंट या सैंड अपन क्यों इंजेक्ट कर रहे हैं, अपन चाह रहे हैं कि क्योंकि अपन को पता है कि रॉक के अंदर अगर फ्रैक्चर क्रिएट हुआ है तो उसके ऊपर ओवरलैप जो भी फॉर्मेशन है या जो लेयर्स है उनके ओवरबर्डन प्रेशर की वजह से वो फ्रैक्चर आपका वापस क्लोज हो सकता है, ठीक है। तो अपन चाहते हैं कि वो फ्रैक्चर अपना ओपन होते रहे, ठीक है। तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, अगर सैंड वगैरह इंजेक्ट करेंगे तो वो सैंड उस फ्रैक्चर के बीच में जाके, फॉर एग्जांपल अगर अपन देखें जैसे अपन अगर ये ऐसे फ्रैक्चर क्रिएट हुआ है, ठीक है, मैंने बोला कि फ्रैक्चर मैंने क्रिएट कर दिया है, बट इसके ऊपर से अगर बहुत ज्यादा लोड आएगा उसका तो क्या होगा, ये फ्रैक्चर आपका वापस क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्लोज नहीं हो, ये वैसे ही ओपन रहे फ्रैक्चर अपना, तो उसमें अपन क्या करेंगे, फ्लूइड को सैंड के साथ मिक्स करेंगे, तो ये जो सैंड के पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं इस फ्रैक्चर के वहां पे जाके ऐसे फिट हो जाते हैं, ये प्रोपेंट है और वो फिट हो जाते हैं, तो इस फ्रैक्चर को ओपन करके रखते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रोपेंट का यूज करने का बेसिक पर्पस, ठीक है। देन अपन क्या करते हैं कि जैसे ही आपका इंजेक्ट हो गया, प्रोपेंट आपके प्लेस हो गए, फ्रैक्चर में फिल हो गए, देन अपन क्या करते हैं पंप वगैरह को शट डाउन करते हैं और अपना जो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग जॉब था वो आपका डन हो जाता है। उसके अलावा आप क्या करते हैं, वापस फ्लूइड की बैक फ्लशिंग करते हैं और उस बैक फ्लशिंग में क्या होता है कि जो भी फ्लूइड था वो वापस आपका सरफेस पे मिल जाता है और वो फ्रैक्चर आपका क्रिएट होकर ओपन अप रहता है, ठीक है। देन अपन क्या कर रहा है, टू रिड्यूस द इंजेक्शन रेट रिक्वायरमेंट ए लो लीक ऑफ फ्लूइड फ्रैक्चरिंग फ्लूइड इज एसेंशियल। अपन चाहते हैं कि जो इंजेक्शन प्रेशर है वो क्या हो या इंजेक्शन रेट हो उसको अपन रिड्यूस करें, तो उसके लिए अपन जो फ्लूइड यूज कर रहे हैं उसका जो लीक ऑफ पॉइंट है या लीक ऑफ जो लीक ऑफ है वो लीक ऑफ कम होना चाहिए, फ्लूइड आपका जल्दी से फॉर्मेशन में लीक नहीं करना चाहिए, ठीक है। मतलब वो थोड़ा सा विस्कस होना चाहिए फ्लूइड, ताकि वो फॉर्मेशन है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है उसको ओवरकम करे और वहां पे फ्रैक्चर को क्रिएट करे, ठीक है। उसके अलावा ऑल्सो टू प्रॉप द फ्रैक्चर द सैंड प्रोपेंट should have a compressive strength that is high enough to register stress from the formation। अब ये जो प्रोपेंट या सैंड अपन यूज कर रहे हैं फ्रैक्चर को ओपन अप रखने के लिए, उसका जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है या उसका जो रेजिस्टेंस है वो इतना होना चाहिए कि जो भी उसके ऊपर जो ओवरलेइंग लेयर्स है उनका जो लोड है उसको बेयर कर सके, या उसके मतलब ऐसा नहीं कि वो सैंड अपना उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इतनी कम है कि वो वापस फ्रैक्चर को ओपन अप नहीं रख रही है और वो फ्रैक्चर आपका वापस क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो प्रोपेंट जो भी आपने यूज किया है उसका रेजिस्टेंस है वो ज्यादा होना चाहिए, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होनी चाहिए कंपेयर टू ओवरलेइंग स्ट्रेटा जो भी है, ठीक है, फ्रैक्चर को ओपन रखने के लिए। तो ये था आपका हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग का प्रोसीजर। अब अगर डायग्राम में देखेंगे तो इसमें अपन ने किया फर्स्ट स्टेज, अपन ने बोला कि अपन ने सिर्फ एक पैड क्रिएट किया है, क्रिएट फ्रैक्चर फ्लूइड, पैड क्रिएट करने के लिए अपन ने फ्रैक्चर फ्लूइड को ओनली इंजेक्ट किया है जिसमें सिर्फ फ्रैक्चरिंग फ्लूइड है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जो ये फ्रैक्चर है उसके अंदर अपन ने सैंड या प्रोपेंट मिक्स किए हैं, तो यहाँ पे सैंड एंड प्रोपेंट मिक्स करके डाला है। नेक्स्ट अपन ने अपने पंप क्लोज कर दिए हैं और ये वापस बैक फ्लशिंग हुई है जिसमें जो भी फ्लूइड था वो अपन को सरफेस पर मिल गया है और आपका फ्रैक्चर क्रिएट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग है, उसमें कौन कौन सी चीजें आप कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका कि जो भी हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग है उसमें अपन को पता होना चाहिए कि जो फ्रैक्चर क्रिएट कर रहे हैं अपन, तो आपका जो फॉर्मेशन है उसका ब्रेकडाउन प्रेशर क्या है, किस प्रेशर पे, मतलब अपन को फ्लूइड को कितने इंजेक्शन रेट से डालना है ताकि वहां पे वो फॉर्मेशन की जो भी ब्रेकडाउन प्रेशर है उसको एक्सीड करे ताकि वहां पे फ्रैक्चर क्रिएट हो, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग अपन को पता होनी चाहिए फॉर्मेशन फ्रैक्चरिंग प्रेशर। नेक्स्ट है फ्रैक्चर की ज्योमेट्री, मतलब जो फ्रैक्चर क्रिएट होगा वो किस ज्योमेट्री का होगा, ठीक है, वो वर्टिकल फ्रैक्चर होगा या वो हाइड्रोलिक फ्रैक्चर होगा, वो ज्योमेट्री अपन को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका कि जो फ्रैक्चरिंग करी है उससे प्रोडक्टिविटी ऑफ द फ्रैक्चर्ड वेल,
पहले देख रहे थे कि लो टू मॉडरेट वेल्स होते हैं जिनकी परमिटिविटी लो टू मॉडरेट होती है, उसमें अप टू कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं मिलता, दैट्स व्हाई अपन हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आफ्टर फ्रैक्चरिंग मतलब फ्रैक्चर होने के बाद, फ्रैक्चरिंग करने के बाद अपन को देखना पड़ेगा कि जो फ्रैक्चर्ड वेल है उनकी प्रोडक्टिविटी क्या है, वो क्या प्रोडक्टिविटी कुछ इंक्रीज हुई है, अप टू द कमर्शियल प्रोडक्शन तक रीच किया है या नहीं किया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग डिजाइन। अपन कंसीडर करेंगे कि हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग है उसकी डिजाइनिंग कैसे करेंगे, उसमें कौन कौन सी फैक्टर्स आपको कंसीडर करने होंगे। नेक्स्ट है पोस्ट फ्रैक इवैल्यूएशन, मतलब फ्रैक्चरिंग के बाद आप इवैल्यूएट करते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या है, कितना आपका कॉस्टिंग आया है, कितना आपका कमर्शियल प्रोडक्शन है, और जो फ्रैक्चरिंग है उसमें अपन ने जो प्रेशर वगैरह लगाए हैं वो एग्जैक्टली वैसे थे, एक प्रेशर का पूरा एनालिसिस होता है। तो ये सारे इवैल्यूएशन होते हैं लास्ट में कि फ्रैक्चरिंग जॉब का एनालिसिस किया, क्या वो इफेक्टिव है या नहीं है, ठीक है। वो सब फर्स्ट आपका है फॉर्मेशन फ्रैक्चर, फॉर्मेशन ब्रेकडाउन या फ्रैक्चर प्रेशर, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रेकडाउन प्रेशर, ठीक है। जो फ्रैक्चरिंग प्रेशर है उसको अपन ये भी बोलते हैं कि फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर या फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर, एक ही बात है। इट इज वन ऑफ द की पैरामीटर्स यूज्ड इन हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग डिजाइन। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग डिजाइन में सबसे जो की पैरामीटर है वो आपका फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर है, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द पैरामीटर डिपेंड्स ऑन द फॉर्मेशन डेप्थ एंड द प्रॉपर्टीज। अब जो फॉर्मेशन फ्रैक्चरिंग प्रेशर या जो ब्रेकडाउन प्रेशर है वो जनरली किस पर डिपेंड करेगा कि फॉर्मेशन की डेप्थ क्या है, उसके अलावा जो भी प्रॉपर्टीज क्या है उस रॉक की, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। देन एस्टिमेशन ऑफ द पैरामीटर वैल्यू बिगिंस विद इन सिचु स्ट्रेस एनालिसिस। अब अगर अपन को फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन प्रेशर पता करना है तो अपन को इन सिचु मतलब अंडर द अर्थ जो भी स्ट्रेसेस क्रिएट हो रहे हैं उन स्ट्रेसेस का अपन को एनालिसिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपन निकालते हैं अपना कि कौन कौन से वहां पे स्ट्रेस अप्लाई होते हैं। जैसे जनरली अपन ने देखा कि तीन जो अपन ने ड्रिलिंग में पढ़ा था कि तीन टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर तीन एक्सिस में देखें तो एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई में, एक जेड में। तो एक आपका हॉरिजॉन्टल होगा, एक प्रिंसिपल मैक्सिमम होगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा, जो आपका वर्टिकल वाला होगा, ठीक है, जिसको अपन ओवरबर्डन प्रेशर के साथ कंसीडर करते हैं या उसी से कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक आपका एक्स हॉरिजॉन्टल में मिनिमम वाला होता है, ठीक है। तो वो स्ट्रेस एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट अपने बोला कि कोई भी रिजर्वोयर रॉक है कंसीडर किया मैंने, उसकी डेप्थ है वो h है, ठीक है। the in-situ stress caused by the weight of the overburden मतलब overlying formation वो कितना होगा, तो सिग्मा वर्टिकल डायरेक्शन में अपन एक्सप्रेस किया वो हो जाएगा सिग्मा v, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये सिग्मा v आपका हो जाएगा सिग्मा v वस्तु इसने दिया रो इनटू h, ये आपकी रिजर्वोयर की डेप्थ है, रिजर्वोयर की डेप्थ, ठीक है, अपॉन 1/4, ये आपका जस्ट और जस्ट कन्वर्जन फैक्टर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका हाइट है वो डेप्थ है वो फीट में है, ठीक है, और ये जो डेंसिटी है वो आपकी फीट क्यूब में है, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्मा v है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरबर्डन स्ट्रेस psi, मतलब ये वर्टिकल स्ट्रेस को स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है। देन ये एवरेज डेंसिटी ऑफ ओवरबर्डन, जो भी ओवरबर्डन फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन की डेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है, वो आपका काउंट पर फीट क्यूब में है, और h आपकी रिजर्वोयर की डेप्थ है वो भी फीट में है, ठीक है। देन उसके बाद जो ओवरबर्डन स्ट्रेस है, stress is carried out by both the rock grains and the fluid within the pore space between the grains, ठीक है। जो अपन को पता है कि ओवरबर्डन स्ट्रेस लग रहा है वो ग्रेन्स के बीच में प्लस ग्रेन्स प्लस फ्लूइड मतलब दोनों को मिला के लग रहा है, ठीक है। द कांटेक्ट स्ट्रेस बिटवीन ग्रेन्स इज कॉल्ड द इफेक्टिव स्ट्रेस। अब जो ग्रेन्स के बीच की स्पेस है उनकी आपस में अगर स्ट्रेस की बात करते हैं तो वो आपका होता है इफेक्टिव स्ट्रेस, ठीक है। सिग्मा इफेक्टिव, सिग्मा भी इफेक्टिव वर्टिकल में कितना इफेक्टिव स्ट्रेस है वो वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इसको सिग्मा वी डैश, इससे सिग्मा वी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपका इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस दिखाएगा। वो क्या होगा आपका सिग्मा वी जो आपने यहाँ निकाला है माइनस अल्फा इनटू पोर प्रेशर, ठीक है। तो अल्फा आपका सिग्मा वी है वो इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस है psi में, ठीक है। अल्फा है वो आपका बोरो इलास्टिक कांस्टेंट है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो जनरली 0.7 होती है, गिवन नहीं होता तो आप 0.7 कंसीडर करेंगे,
ठीक है, और ये आपका पोर प्रेशर है पीएसआई में, ठीक है। तो आपका सिग्मा वर्टिकल आ गया, मतलब वर्टिकल स्ट्रेस कितना लग रहा है और इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस कितना लग रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अपन कंसीडर करते हैं कि इफेक्टिव हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है वो कितना लगता है। तो इफेक्टिव जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है जिसको सिग्मा एच डैश से रिप्रेजेंट करेंगे वो हो जाएगा म्यू अपन 1 माइनस म्यू इनटू सिग्मा वी डैश, जो इफेक्टिव वर्टिकल स्ट्रेस लगा है वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सिग्मा एच डैश और म्यू आपका है वो है आपका पॉइजन रेशियो, ठीक है। और जो टोटल अगर अपन को हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस लगाना है निकालना है तो वो होगा सिग्मा एच और वो हो जाएगा सिग्मा एच डैश जो अपन ने इफेक्टिव वाला निकाला है प्लस अल्फा इनटू कोर प्रेशर, ठीक है। अल्फा आपका वही है कोरोलास्टिक कांस्टेंट जिसका एप्रोक्सीमेट वैल्यू अपन 0.7 कंसीडर करते हैं, ठीक है। और सिग्मा एच जो टोटल है उसको सिग्मा एच मिनिमम भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। ये आपका सिग्मा एच मिनिमम भी होता है, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर है। देन नेक्स्ट है आपका कि जो टेक्टोनिक स्ट्रेस है, जो टेक्टोनिक इफेक्ट है रॉक का वो भी कंसीडर होता है। उसके अलावा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेरी कर सकता है टेक्टोनिक इफेक्ट, ठीक है, तो उसको भी कंसीडर करेंगे। देन मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस है वो क्या होगा आपका सिग्मा एच मैक्सिमम, ठीक है, वो हो जाएगा सिग्मा एच मिनिमम जो अपन ने टोटल हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस निकाला था वो प्लस सिग्मा टेक्टोनिक इफेक्ट, जो भी टेक्टोनिक इफेक्ट की वजह से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो टेक्टोनिक इफेक्ट है वो वेरी कर रहा है उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। वेयर सिग्मा टेक्टोनिक है वो और द टेक्टोनिक स्ट्रेस ऑफ द रॉक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि बेस्ड ऑन द ये फिर अपन ने सारे स्ट्रेसेस हॉरिजॉन्टल में एंड वर्टिकल डायरेक्शन में निकाल लिए कि इफेक्टिव क्या होगा, सिग्मा वर्टिकल इफेक्टिव क्या है, सिग्मा हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव क्या है और हॉरिजॉन्टल में मिनिमम कितना है और हॉरिजॉन्टल में मैक्सिमम कितना है, ठीक है। देन नेक्स्ट अपन निकालेंगे कि जो फॉर्मेशन का ब्रेकडाउन प्रेशर है वो क्या होगा, ठीक है। तो फाइनल जो आपका ब्रेकडाउन के लिए इक्वेशन होगा वो हो जाएगा फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा 3 इनटू सिग्मा एच मिनिमम जो आपका हॉरिजॉन्टल में मिनिमम स्ट्रेस है मल्टीप्लाई विद 3 माइनस सिग्मा एच मैक्सिमम जो ये मैक्सिमम अपन ने यहाँ निकाला है वो प्लस टी नॉट है वो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ है रॉक का, ठीक है, माइनस कोर प्रेशर, ठीक है। तो ये आपका फाइनल फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर देगा, ठीक है। और जो सिग्मा वर्टिकल इफेक्टिव है और सिग्मा हॉरिजॉन्टल इफेक्टिव है उन पे एक छोटा सा क्वेश्चन आपका मल्टीपल बनता है एग्जाम में, तो उस फॉर्मूले को ध्यान रखिए, उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, वो फॉर्मूला बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये था आपका फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर या फॉर्मेशन फ्रैक्चर प्रेशर कैसे डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है अपना फ्रैक्चर ज्योमेट्री, जो फ्रैक्चर अपन क्रिएट कर रहे हैं उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ठीक है। It is still controversial about whether a single fracture or multiple fractures are created in a hydraulic fracturing law. अब जो अपन हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग क्रिएट करते हैं या हाइड्रोलिक फ्रैक्चर अपन क्रिएट करते हैं तो उसमें अभी भी कंफर्मेशन नहीं है कि आप जब फ्रैक्चर क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे ओनली एक सिंगल फ्रैक्चर क्रिएट हो रहा है या फिर वहाँ पे मल्टीपल फ्रैक्चर क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। दैट इन सबको मतलब जनरली अपन ने जो अजम्पशंस लिए हैं, जो मॉडल्स यूज करते हैं फ्रैक्चर ज्योमेट्री के लिए, उसमें अपन यही कंसीडर करते हैं कि जो आपका फ्रैक्चर क्रिएट हुआ वो एक सिंगल फ्रैक्चर क्रिएट हुआ है, ठीक है। देन फर्स्ट आपका मॉडल है वो है रेडियल फ्रैक्चर मॉडल। अब रेडियल फ्रैक्चर मॉडल है, इसने क्या अजम्पशन लिया है, ए सिंपल रेडियल या फिर पेनी शेप्ड क्रेट फ्रैक्चर वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय इलोइड, ठीक है। ये एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले जो फ्रैक्चर की ज्योमेट्री है उसके लिए एक मॉडल प्रेजेंट किया था 1946 में, ठीक है। और वो फ्रैक्चर मॉडल है जिसको फ्रैक्चर मॉडल है उसको बोलते हैं रेडियल फ्रैक्चर मॉडल, ठीक है। This occurs when there is no barriers constraining height growth or when a horizontal fracture is created. अब ये वाला मॉडल कब एप्लीकेबल हुआ, जनरली उसने ये अजम्पशन लिया जब कोई भी हाइट पे उसकी हाइट की जो फ्रैक्चर की हाइट की ग्रोथ है उस पे कोई भी बैरियर अप्लाई नहीं किया कि उसकी हाइट इतनी ज्यादा होनी चाहिए या इतनी हाइट का फ्रैक्चर क्रिएट होना चाहिए, ठीक है। या फिर वो आपका जो फ्रैक्चर क्रिएट हुआ है वो सिंपली हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर है, ठीक है, तब ये वाला मॉडल अप्लाई होगा, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट है डी क्लार्क उन्होंने बोला 1969 में प्रेजेंट किया रेडियल फ्रैक्चर मॉडल जो यहाँ पे था
उसी को थोड़ा मॉडिफाई करके प्रेजेंट किया, ठीक है। और उसने बोला कि मॉडल शोइंग दैट द फ्रैक्चर विड्थ एट द वेलबोर, मतलब उसने दिया कि फ्रैक्चर की जो विड्थ है वेलबोर पे वो कितनी होगी, ठीक है। तो उस वेलबोर पे फ्रैक्चर की विड्थ है, उसका एक फॉर्मूला उसने दिया था और वो फॉर्मूला आपका फ्रैक्चर विड्थ एट द वेलबोर इक्वल्स टू 2.56 म्यू क्यू इंजेक्शन, ठीक है, इनटू 1 माइनस म्यू इनटू आर अपॉन ई पावर 1/4, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये W है सबस्क्रिप्ट में एब्रिविएशन में, वो आपका है फ्रैक्चर विड्थ एट द वेलबोर, किसमें है, इंच में है, ठीक है। 2.56 है वो आपका कन्वर्जन फैक्टर है, म्यू है आपकी वो फ्लूइड की विस्कोसिटी है सेंटीकॉइल्स में, क्यू इंजेक्शन है वो है पंपिंग रेट है आपकी बैरल पर मिनट में, ठीक है। देन आपका आर है वो रेडियस ऑफ द फ्रैक्चर है, आर आपका रिप्रेजेंट करें कि फ्रैक्चर की रेडियस क्या होगी, वो किस में है, फीट में है। और ई है आपका वो यंग्स मॉडुलस है, इसमें पीएसआई में, ठीक है। और आपका म्यू है वो आपका पॉइजन रेशियो है, ठीक है। तो ये उसने एक फ्रैक्चर रेट का फॉर्मूला दिया वेलबोर के वहां, ठीक है। फिर अजम्पशन हुआ कि assuming the fracture width drops linearly in the radial direction, फिर अजम्पशन ये लिया कि जो फ्रैक्चर की विड्थ है, पहले अपन ने वहां पे कोई भी बैरियर अप्लाई नहीं किया था उसकी हाइट पे या उसकी विड्थ पे, ठीक है। फिर उसने ये बोला कि अगर फ्रैक्चर की विड्थ है वो रेडियल डायरेक्शन, मतलब जैसे जैसे अपन वेलबोर से दूर जाते हैं वो रेडियल डायरेक्शन में डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो उसने एक एवरेज फ्रैक्चर विड्थ का फॉर्मूला दिया, ठीक है, मॉडिफाई करके। वो उस रेडियल डायरेक्शन में जो विड्थ है वो कम हुई है, ड्रॉप हुई है, उसके लिए एवरेज फ्रैक्चर विड्थ है, उसका फॉर्मूला है वो हो जाएगा एवरेज फ्रैक्चर विड्थ इक्वल्स टू 0.85 म्यू क्यू इंजेक्शन 1 माइनस का म्यू इनटू आर अपॉन ई इसकी पावर 4। बस इन दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ पे जो कन्वर्जन फैक्टर है वो आपका 2.56 है, ठीक है। और यहाँ पे है एवरेज के लिए अगर यूज कर रहे हैं, अगर वो आपसे एवरेज फ्रैक्चर विड्थ पूछ रहा है रेडियल मॉडल के थ्रू, ठीक है, देन आपका होगा 0.85, ठीक है। तो ये था आपका रेडियल मॉडल। नेक्स्ट जो मॉडल आए हैं वो आपके हैं केजीडी एंड पीकेएन मॉडल है। ये दोनों मॉडल है जो हाइट, पहले अपन ने जैसे हाइट पे कोई भी बैरियर सप्लाई नहीं किए थे, ठीक है। बट अभी केजीडी और इन्होंने क्या फ्रैक्चर और लेंथ पे, फ्रैक्चर की लेंथ और विड्थ पे कुछ, या फ्रैक्चर की लेंथ और उसकी हाइट पे कुछ ना कुछ बैरियर सप्लाई किए थे कि इतनी हाइट और लेंथ का ये रिलेटिव रिलेशन होना चाहिए, देन आप उस मॉडल को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो केजीटी मॉडल में क्या बोला, इसने अजम्पशन क्या लिया, अज्यूम दैट ए फिक्स्ड हाइट वर्टिकल फ्रैक्चर इज प्रोपगेटेड इन अ वेल कन्फाइंड फेज ऑन, ठीक है। अब जो रेडियल मॉडल था उसमें ये बोला कि कोई भी हाइट का बैरियर नहीं है, उसके अलावा उसने ये बोला कि जो फ्रैक्चर क्रिएट हुआ है वो आपका हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर है, ठीक है। बट केजीटी मॉडल में क्या की कि उसने एक फिक्स्ड हाइट है और फिक्स हाइट का वर्टिकल स्ट्रक्चर है वो प्रोपेगेट कर रहा है एक वेल कन्फाइंड पे जोन में, मतलब एक प्री डिफाइंड पे जोन है उसके अंदर, ठीक है। और उस पे जोन में क्या है कि जो भी स्ट्रेसेस हैं लेयर्स में अबव और बिलो जो वर्टिकल स्ट्रक्चर है उसके पे जोन आर लार्ज एनफ टू प्रिवेंट द फ्रैक्चर ग्रोथ आउट ऑफ द पे जोन, ठीक है। और वो लेयर्स है वो इतनी जो अबव एंड बिलो जो भी लेयर्स है उनका स्ट्रेस है वो फ्रैक्चर के ऊपर इतना है कि वो फ्रैक्चर की ग्रोथ इन पे जोन के आउटवर्ड जाने में उसको प्रिवेंट कर दे, ठीक है। देन मॉडल देन जो केजीटी मॉडल है उसने और अज्यूम किया, द मॉडल अज्यूम्स दैट द विड्थ ऑफ द क्रैक एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द वेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वर्टिकल पोजीशन, ठीक है। फिर उसने बोला कि जो भी फ्रैक्चर है उसकी विड्थ है वो इंडिपेंडेंट है उसकी वर्टिकल पोजीशन कैसे है, ठीक है, उस पे। और फिर उसने बोला कि एक रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन दिया उसके लिए, और वो क्या था, फॉर ए फ्रैक्चर विद हाइट मच ग्रेटर देन इट्स लेंथ। फिर इसने बोला कि जो फ्रैक्चर की हाइट है वो उसकी लेंथ से ज्यादा ग्रेटर देन है या ज्यादा है, ठीक है। तो केजीडी का जो मेन है वो ये है कि जो इसकी फ्रैक्चर की हाइट है वो ग्रेटर देन है फ्रैक्चर की लेंथ से, ठीक है। ये मेन उसका अजम्पशन है। आपको अगर मॉडल सेलेक्ट करने पड़ेंगे तो वो यही है कि उसकी लेंथ और हाइट, रिलेटिव हाइट और लेंथ क्या है, ठीक है। अगर हाइट ज्यादा है कंपेयर टू लेंथ देन आप केजीडी मॉडल यूज करेंगे, ठीक है। The average width of the KZD average fracture width of the KZD fracture is expressed। फिर KZD ने अपना
एवरेज विड्थ की फ्रैक्चर है, उसने विड्थ के लिए एक फॉर्मूला दिया कि उसकी एवरेज विड्थ क्या होगी, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला है आपका, फॉर्मूला है W width equals to 0.29 क्यू इंजेक्शन इनटू म्यू 1 माइनस म्यू xf का स्क्वायर, ठीक है, पावर 1/4 अपॉन में g इनटू hf इनटू पाई बाय 4, ठीक है। अब जो ये W है वो रिप्रेजेंट कर रही है एवरेज विड्थ इंच में, ठीक है। Q है आपका पंपिंग रेट है बैरल पर मिनट में, उसके अलावा U है पॉइजन रेशियो है आपका, ठीक है। XF है वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी फ्रैक्चर की विड्थ क्या है, ठीक है, ये विड्थ ऑफ फ्रैक्चर है। देन HF है वो हाइट ऑफ द फ्रैक्चर है, ठीक है। फिर G है उसका वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो जनरली गिवन होगा आपको या तो डायरेक्ट, या फिर अगर G का वैल्यू डायरेक्टली गिवन है देन आप उसको कैलकुलेट करेंगे। G इक्वल्स टू E, जो E है वो आपका यंग्स मॉड्यूलस है, ठीक है, अपॉन 2 into 1 plus न्यू, ठीक है। और ये G है वो आपका है शेयर मॉड्यूलस, ठीक है। अगर उसने डायरेक्ट दिया है देन ठीक है, अगर डायरेक्ट नहीं देता है देन आप यंग्स मॉड्यूलस गिवन है देन उससे यूज करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और HF है वो फ्रैक्चर की हाइट है किसमें, फीट में। तो ये आपका KGD मॉडल के लिए फ्रैक्चर विड्थ का फॉर्मूला है कि फ्रैक्चर विड्थ आप कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मॉडल है वो आपका है पीकेन मॉडल। उस मॉडल में उसने क्या किया, Perkins and Kent also derived a solution for a fixed height vertical fracture। उसने भी ये बोला कि एक फिक्स्ड हाइट का अगर वर्टिकल फ्रैक्चर है तो उसके लिए उसने अपना एक अजम्पशन और जो भी उसने केजीडी मॉडल की लिमिटेशन थी उनको ओवरकम करते हुए एक मॉडल दिया, ठीक है। द एवरेज विड्थ इसके लिए अगर पीकेन फ्रैक्चर के लिए एक्सप्रेस करेंगे वो हो जाएगी आपकी 0.3, ठीक है, क्यू इंजेक्शन म्यू 1 माइनस म्यू xf अपॉन g। अब ये यहाँ पे g और वहां पे क्या था, हाइट ऑफ द फ्रैक्चर उसके साथ में था, यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये पीकेन मॉडल तभी वैलिड होगा जब आपका जो लेंथ है वो 3 टाइम्स होना चाहिए किसका, फ्रैक्चर हाइट का, ठीक है। इट मींस ये है कि लेंथ इज ग्रेटर देन हाइट, ठीक है। फ्रैक्चर की लेंथ अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, देन आप पीकेन मॉडल यूज करेंगे और ये मॉडल तभी वैलिड होगा, ठीक है। तो फॉर्मूले में यहाँ पे एक्सेप्ट जो वहाँ पे था केजीडी मॉडल में वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हाइट बहुत कम है कंपेयर टू लेंथ, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो हाइट का वैल्यू है या जो उसको नेगलेक्ट किया है, ठीक है, इनटू पाई बाय 4 इनटू गामा, ठीक है। ये गामा है उसकी वैल्यू होती है जनरली 0.75, ठीक है। तो ये थे आपके फ्रैक्चर ज्योमेट्री को सेलेक्ट करने के लिए कौन-कौन से मॉडल्स दिए गए, ठीक है। अब ये जो हर एक मॉडल है इनके कुछ ना कुछ अजम्पशंस थे, ठीक है। फर्स्ट अजम्पशन आपका था कि जो फ्रैक्चर है वो एक प्लेनर फ्रैक्चर है, ठीक है। देन जो फ्रैक्चर प्रोपेगेट कर रहा है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है, और वो पर्टिकुलर डायरेक्शन क्या होगी कि जो भी मिनिमम स्ट्रेस होगा उसके वर्टिकल डायरेक्शन में आपका फ्रैक्चर प्रोपेगेट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो भी फ्लूइड है वो वन डायमेंशन में फ्लो कर रहा है 1D में अलोंग द लेंथ और रेडियस ऑफ द फ्रैक्चर, ठीक है। अगर रेडियल फ्रैक्चर की बात कर रहे हैं तो वो उस रेडियस के अलोंग फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है, और अगर जनरल केजीडी एंड पीकेन मॉडल की बात करें तो उसकी लेंथ के अलोंग वन डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। मतलब वो फ्लूइड है वो आपका एस्केप नहीं कर रहा है फॉर्मेशन में, ठीक है। नेक्स्ट जो इसमें फ्लूइड के लीक ऑफ का बिहेवियर है वो जनरली उन्होंने डिटरमाइन किया, जनरल जो फिल्ट्रेशन थ्योरी होती है उसके थ्रू डिटरमाइन किया है। और जो उसके अलावा जो अजम्पशन था वो जो रॉक है उस पे क्या अजम्पशन था, द रॉक इन व्हिच द फ्रैक्चर प्रोपेगेट्स इज अज्यूम्ड टू बी ए कंटीन्यूअस होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक लीनियर इलास्टिक सॉलिड, ठीक है। अपन ने जिस रॉक में फ्रैक्चर क्रिएट किया है उसको अपन ने अज्यूम किया कि वो एक कंटीन्यूअस होमोजेनियस एंड इलास्टिक सॉलिड की तरह वर्क कर रही है, वो वैसी रॉक है, ठीक है। क्योंकि जनरली ऐसा नहीं होता है, अजम्पशन लिया है उन्होंने, क्योंकि अपनी रॉक हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर एक रिजर्वर आपका होमोजेनियस हो, ठीक है। होमोजेनियस मतलब जो भी आपके रिजर्वर की प्रॉपर्टीज है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेरी नहीं कर रही है, वो कांस्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो द फ्रैक्चर इज कंसीडर्ड टू बी फिक्स्ड हाइट, फ्रैक्चर जो फ्रैक्चर अपन ने कंसीडर किया उसकी एक फिक्स्ड हाइट है, पीकेन और केजीडी, और कंप्लीटली कन्फाइंड है किसी भी गिवन लेयर में,
ठीक है, वो एक पर्टिकुलर लेयर में ही आपका फ्रैक्चर है वो जनरेट हो रहा है या प्रोपेगेट कर रहा है। वो उन्होंने बोला कि कन्फाइंड जोन है, एक पर्टिकुलर जोन है, उसी के अंदर आपका फ्रैक्चर प्रोपेगेट कर रहा है, ठीक है। और उन्होंने जो हाइट बोला है वर्टिकल फ्रैक्चर के लिए वो फिक्स्ड बोला है, ठीक है। उसके अलावा ट्रेजेडी एंड पीकेन मॉडल ने अज्यूम क्या किया दैट द फ्रैक्चर हाइट है वो लार्ज या फिर उससे स्मॉल भी हो सकते हैं रिलेटिव द लेंथ, ठीक है। अपन ने देखा कि केजेडी के लिए जो उसका हाइट था वो कंपेयर टू लेंथ ग्रेटर देन था, ठीक है। और जो पीकेन मॉडल था उसके लिए जो लेंथ थी वो हाइट से ज्यादा थी, ठीक है। तो पीकेन के लिए हाइट आपका स्मॉल होगा और केजेडी के लिए हाइट आपका लार्ज होगा, ठीक है। तो ये अजम्पशन लिया है, जबकि रेडियल मॉडल ने क्या अजम्पशन किया कि वो एक सर्कुलर शेप की है, ठीक है। उसने हाइट और वो कंसीडर नहीं किया, उसने वहां पे उसको रेडियस को कंसीडर किया, ठीक है। तो ये थे आपके फ्लो ज्योमेट्री के लिए मॉडल्स और उनके लिए क्या क्या अजम्पशंस थे उनको क्रिएट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि जो भी फ्रैक्चर्ड वेल है उनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ठीक है। अब जो हाइड्रोलिकली क्रिएट किया हमने फ्रैक्चर, वो क्या करते हैं कि फ्लूइड गैदर करते हैं किससे, रिजर्वोयर मैट्रिक्स से, और उसको कहां पे ट्रांसपोर्ट करते हैं एंड प्रोवाइड चैनल्स फॉर द फ्लूइड टू फ्लो इनटू द वेलबोर। जो हाइड्रोलिक फ्रैक्चर अपन ने क्रिएट किया वो क्या करेगा कि रिजर्वोयर में से फ्लूइड को गैदर किया और उसके बाद उसने फ्लो चैनल्स जो अपन ने फ्रैक्चर्स क्रिएट किए हैं वो एज ए फ्लो चैनल वर्क करेंगे और वो आपका फ्लो चैनल प्रोवाइड कर रहे हैं किसको, जो भी फ्लूइड है रिजर्वोयर में उसको वेलबोर तक आने के लिए, ठीक है। तो अपरेंटली क्या हुआ कि जो भी वेलबोर की प्रोडक्टिविटी है फ्रैक्चर वेल की, वो डिपेंड किस पे करेगी, दो स्टेप्स पे करेगी। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, रिसीविंग द फ्लूइड फ्रॉम द फॉर्मेशन, कि फॉर्मेशन से फ्लूइड कैसे रिसीव हो रहा है। देन आपका नेक्स्ट है कि ट्रांसपोर्टिंग द रिसीव्ड फ्लूइड टू द वेलबोर, और फ्लूइड को ट्रांसपोर्ट करना वेलबोर तक, ठीक है। जो आपका फर्स्ट स्टेप है कि जो रिसीविंग द फ्लूइड फ्रॉम द फॉर्मेशन से जो फ्लूइड अपन रिसीव कर रहे हैं वो किस पे डिपेंड करेगा, वो जनरली डिपेंड करेगा कि फ्रैक्चर की डायमेंशन क्या है, उसकी लेंथ क्या है या उसकी हाइट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो रिजर्वोयर से कितने फ्लूइड को रिसीव करेगा, ठीक है। उसके अलावा जो एफिशिएंसी है कि जो सेकंड स्टेप है ट्रांसपोर्ट करने वाला वेलबोर तक, वो किस पर डिपेंड करेगा, फ्रैक्चर की परमेबिलिटी के, फ्रैक्चर है उसकी परमेबिलिटी कितनी है, उसको वो कितना इजीली उस फ्लूइड को वहां से ट्रांसपोर्ट कर रहा है वेलबोर तक, ठीक है। तो उसको अपन डिफाइन करते हैं इन दोनों स्टेप्स की जो रिलेटिव इंपॉर्टेंस है, ठीक है। उसको कैसे रिलेट करेंगे, एक आपने डायमेंशनलेस क्वांटिटी है उससे मेजर करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रैक्चर कंडक्टिविटी, ठीक है। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसमें फॉर्मूला होता है आपका KF, मतलब फ्रैक्चर परमेबिलिटी क्या है, देन विड्थ ऑफ द फ्रैक्चर क्या है वो आपकी फीट में है, परमेबिलिटी आपकी फ्रैक्चर वाली है वो मिलीडार्सी में, अपॉन में फ्रैक्चर हाइट, फ्रैक्चर की हाफ लेंथ है, सॉरी एक्सेस है वो आपका फ्रैक्चर हाफ लेंथ है वो किस में है, फीट में है, एंड के परमेबिलिटी है जो विदाउट फ्रैक्चरिंग परमेबिलिटी है वो आपकी है, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्चर कंडक्टिविटी है, डायमेंशनल क्वांटिटी है जिससे अपन मेजर करते हैं कि फ्रैक्चर वेल की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, कुछ इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग डिजाइन। अब जो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग है उसके डिजाइनिंग में अपन कौन-कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग डिजाइन आर परफॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पैरामीट्रिक स्टडीज टू मैक्सिमाइज द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्रैक्चर्ड वैल्यू। अपन क्या चाहते हैं कि जो भी नेट प्रेजेंट वैल्यू, मतलब जो उससे कमर्शियल अमाउंट में प्रोडक्शन मिल रहा है तो उससे कितना प्रॉफिट अभी मिल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग डिजाइन में कौन कौन से फैक्टर्स होंगे या कौन कौन सी प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा अपन को उसको डिजाइन करने के लिए। तो फर्स्ट आपका होता है सिलेक्टिंग ए फ्रैक्चरिंग फ्लूइड, फर्स्ट आपको एक फ्रैक्चरिंग फ्लूइड सेलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप होगा सिलेक्टेड प्रोपेंट, एक प्रॉपर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का प्रोपेंट आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा फ्रैक्चर को ओपन अप रखने के लिए। नेक्स्ट है डिटरमाइन द मैक्सिमम अलाउएबल ट्रीटमेंट प्रेशर, कि मैक्सिमम अलाउएबल ट्रीटमेंट का प्रेशर है जो फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर है वो कितना होना चाहिए। नेक्स्ट है सिलेक्टेड फ्रैक्चर प्रोपगेशन मॉडल, कौन सा मॉडल अपन यूज करेंगे फ्रैक्चर को प्रोपगेट कैसे होगा आपका फ्रैक्चर की, वो रेडियल मॉडल सेलेक्ट करना है या फिर उसके अलावा आपको केजीबी या पीकेन मॉडल सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा आपका है सिलेक्ट द ट्रीटमेंट साइज, और ट्रीटमेंट साइज में आपको क्या सिलेक्ट करना है,
कि फ्रैक्चर की लेंथ क्या होगी एंड प्रोपेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, कितनी अमाउंट में आपको प्रोपेंट वहां पे फ्रैक्चर को ओपन अप रखने के लिए यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा परफॉर्म करेंगे अपन प्रोडक्शन फोरकास्ट एनालिसिस कि जो प्रोडक्शन है पहले कितना था अभी कितना इंक्रीज हुआ फ्रैक्चरिंग के बाद, तो उसका एक फोरकास्ट एनालिसिस होगा पूरा। उसके अलावा परफॉर्म करेंगे अपन एनपीवी एनालिसिस, मतलब वो होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू एनालिसिस। ठीक है, तो ये सारी फ्रैक्चरिंग हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग डिजाइन में कंसीडर होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है आपका सिलेक्शन ऑफ फ्रैक्चरिंग फ्लूइड। अब फ्रैक्चरिंग फ्लूइड अपन सिलेक्ट कर रहे हैं, उसका क्या रोल है, उसके लिए कौन कौन सी चीजें अपन कंसीडर करेंगे। तो फ्रैक्चरिंग फ्लूइड प्लेज अ वाइटल रोल in hydraulic fracture treatment because it controls the efficiencies of carrying the propellants and filling in the fracture bed। ठीक है, मतलब जो फ्रैक्चरिंग कर रहे हैं उसमें अपन प्रोपेंट है उसको कैरी करने का काम और उसको फ्रैक्चर पैड को क्रिएट करने का और फॉर्मेशन को ब्रेक डाउन करने का काम है, वो कौन कर रहा है, फ्रैक्चरिंग फ्लूइड। सो ये वाला फ्रैक्चरिंग फ्लूइड जो भी अपन सेलेक्ट करेंगे वो एक वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग डिजाइन। ठीक है, fluid loss is a major fracture design variable characterized by a fluid loss coefficient and spurt loss coefficient। अब जो ये fluid loss की बात हो रही है, fluid loss की बात इसलिए हो रही है कि अगर आपका fluid फॉर्मेशन में एस्केप कर जाता है, लॉस हो जाता है, इट मींस ये है कि वो आगे जाके फ्रैक्चर क्रिएट नहीं कर सकता क्योंकि वो पहले ही फ्लूइड आपका लॉस हो चुका है और जब तक आपका फ्लूइड है वो आगे जाके फोर्स नहीं लगाएगा, बीच में ही एस्केप कर जाएगा तो फ्रैक्चर क्रिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो भी फ्लूइड आप यूज कर रहे हैं फ्रैक्चरिंग फ्लूइड, उसका फ्लूइड लॉस कोएफिशिएंट क्या है वो आपको कंसीडर करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके अलावा ये है कि अपन जो उसके अलावा जो मेजर वेरिएबल है फ्लूइड के लिए वो होता है फ्लूइड की विस्कोसिटी। जो भी आपका फ्लूइड है फ्रैक्चरिंग फ्लूइड, उसकी विस्कोसिटी क्या है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे, इट अफेक्ट्स द ट्रांसपोर्टिंग, सस्पेंडिंग एंड डिपोजिशन ऑफ द प्रोपेंट्स। ये अफेक्ट करती है कि जो प्रोपेंट है मतलब जो सैंड वगैरह है उनको ट्रांसपोर्ट करके ले जा रही है, सस्पेंड करके रख रही है, नहीं रख रही है, या कब उनको डिपॉजिट करना है, जब उनको सेटल डाउन करना है तो वो उसको सेटल डाउन कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, as well as back flowing after the treatment। उसके अलावा अगर विस्कोसिटी इतनी ज्यादा है कि वो वापस बैक फ्लो होकर फ्लूइड बाहर नहीं आ रहा, वो फ्रैक्चर में ही रह रहा है, तो वहां पे इश्यू क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक वाइटल रोल प्ले करेगा कि फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या है। ठीक है, इफ द फ्लूइड विस्कोसिटी being too high can result in the excessive injection pressure during the treatment। अगर अपन ने बोला कि फॉर एग्जांपल विस्कोसिटी अपन ने बहुत ज्यादा हाई ले लिया, देन अपन को उसको इंजेक्ट करने के लिए जो अपन प्रेशर लगाएंगे वो इंजेक्शन प्रेशर आपका बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, ऑल्सो उसके अलावा अदर फैक्टर्स कौन से कंसीडर होंगे, दैट द फ्लूइड्स आर कंपैटिबल विद द रिजर्वॉयर फ्लूइड एंड द रॉक कंपैटिबिलिटी विद अदर मटेरियल्स। ठीक है, अपन को ये भी चेक करना पड़ेगा कि वो फ्लूइड रिजर्वॉयर फ्लूइड के साथ कंपैटिबल है और जो रिजर्वॉयर रॉक की अदर प्रॉपर्टीज है उनके साथ कंपैटिबल है या नहीं है। ठीक है, and compatible with the operating pressure and temperature and the safety and environmental concern। उसके अलावा कि अपन सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल जो कंसर्न है एनवायरमेंट से रिलेटेड उनको भी कंसीडर करना होगा। ठीक है, तो ये सारे कंसीडरेशंस होंगे किसी भी फ्रैक्चरिंग फ्लूइड को सिलेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिलेक्शन ऑफ द प्रोपेंट। अब जो प्रोपेंट सेलेक्ट कर रहे हैं उसके लिए अपन को क्या कंसीडर करना होगा, प्रोपेंट मस्ट बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द इन सिचु स्ट्रेस कंडीशन। मतलब जो अपन ने स्ट्रेसेस पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग अपन को प्रोपेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, द मेजर कंसर्न आर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेसेस ऑन द प्रोपेंट परमेबिलिटी। ठीक है, मेजर कंसर्न क्या होगा कि आपका जो प्रोपेंट यूज कर रहे हैं उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो एनफ होनी चाहिए कि वो रॉक का जो भी अंडरलाइंग ओवरलैइंग फॉर्मेशन है उसकी स्ट्रेंथ को रेजिस्ट कर सके, उसके स्ट्रेस या उसके लोड से वो बंद नहीं कर दे फ्रैक्चर को, वो उसको ओपन अप करके रखे। ठीक है, देन आपका होता है द मैक्सिमम ट्रीटमेंट प्रेशर। ठीक है, तो मैक्सिमम ट्रीटमेंट प्रेशर इज एक्सपेक्टेड टू अकर व्हेन द फॉर्मेशन इज ब्रोकन डाउन। अब जो मैक्सिमम अपन बोलते हैं कि जो ट्रीटमेंट का प्रेशर है वो तब अगर होगा जब आपका फॉर्मेशन ब्रोकन डाउन होगा। ठीक है, तो उसको अपन कैलकुलेट करते हैं तो सरफेस इंजेक्शन प्रेशर
जाएगा तो इक्वल्स टू हो जाएगा फॉर्मेशन ब्रेकडाउन प्रेशर माइनस डेल्टा पीएच जो आपका है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्रॉप प्लस पी डेल्टा पीएफ वो आता है फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है कि मैक्सिमम ट्रीटमेंट प्रेशर या मैक्सिमम इंजेक्शन प्रेशर क्या होगा हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के लिए। ठीक है, तो ये था आपका हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग डिजाइन और कौन कौन से मॉडल्स अपन यूज करेंगे। उसके अलावा अपन ने देख लिया था कि अगर फ्लो ज्योमेट्री क्या होगी उस पर्टिकुलर फ्रैक्चर की फ्रैक्चर ज्योमेट्री क्या होगी, तो उसके लिए अपन ने 3 मॉडल देख लिए थे, रेडियल, केजीडी एंड पीके मॉडल, कौन सा मॉडल कब यूज करना है। ठीक है, उसके अलावा आपका हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग डिजाइन में सारे फैक्टर्स अपन ने कंसीडर कर लिए हैं। ये जो प्रोडक्शन है आपका वो ये लास्ट टॉपिक था प्रोडक्शन इंजीनियरिंग का। आज आपका सिलेबस पूरा ओवर होता है। ठीक है, उसके अलावा मैंने नोट्स ऑलरेडी सेंड कर दिए हैं और इसके नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। आपको कुछ भी डाउट है आप गूगल क्लासरूम में अपने क्वेश्चंस अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।